वफाकी वजीर बराए कौमी सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मिलने कराची डिफेंस में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। कराची और एमकेएम के शाइनिंग स्टार थे। बतौर मेयर और बतौर आईटी मिनिस्टर बहुत दाद मिलती थी। वफाक में जाकर कहीं खो गए वफाकी वजीर बनकर? नहीं सोहेल भाई, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये ज़िंदगी में एक ये तजुर्बा जो है वो बाकी रह गया था। फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम करने का अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, तो बहुत चैलेंजिंग है। खो बिल्कुल नहीं गया हूँ, बल्कि जो है वो अपने कामों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा, चूँकि सेहत एक ऐसा शोबा है जो कि शायद मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इसकी जो है वो क्या रिपरकशंस और क्या चीज़ें हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, नेशनल इकोनॉमिक इशू है। तो हम पूरी तरह से जो है एक डेड डिपार्टमेंट को हमने ज़िंदा भी किया और उसको बहुत अच्छी तरह चला भी रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सेहत तो सूबों को ट्रांसफ़र हो चुकी, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है? फेडरल गवर्नमेंट के पास जो है वो तमाम दवाओं की रेगुलेशन है, तमाम मेडिकल इक्विपमेंट की रेगुलेशन है, तमाम मेडिकल कॉलेजेस जो है फेडरल गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, काउंसिल है। जैसे ड्रैप है, दवाओं को देखती है, पीएमडीसी है जो मेडिकल एजुकेशन को देखती है। इस तरह से नर्सिंग काउंसिल जो है वो पूरे पाकिस्तान में नर्सिंग के शोबे को देखती है। फिर पॉलिसीज़ सारी ज़्यादातर जो है वो हमारे पास है, जो इम्यूनाइजेशन पॉलिसी है, जो वैक्सीन पॉलिसी है, जो इंटरनेशनल इदारे जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो हमारे ज़रिए करते हैं हमारे पास। हाँ, हॉस्पिटल्स जो हैं वो डिवॉल्व हो गए हैं, जो कि सूबों को चले गए हैं। और हमारे पास इस्लामाबाद और एजेके और जीबी है। तो इस्लामाबाद के जो हॉस्पिटल्स हैं, शेख जायद भी तो है। शेख जायद है, पेपरों पे वो भी चला गया है, लेकिन अब चूँकि लाइबिलिटीज़ का कोई इशू है तो उसमें अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं खातों की और पुरानी लाइबिलिटीज़ की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, हमारा कुछ स्टांस है, इस वजह से वो नहीं। अदरवाइज़ आपने देखा कि जिन्ना अस्पताल होता था कराची में, बहुत JPMC, वो डिवॉल्व हो गया, सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चला गया। तो शेख जायद अभी तक है हमारे पास। जब मेयर थे तो आए रोज़ धमाका करते थे, आईटी मिनिस्टर थे तो धमाका करते थे। वफाकी वज़ीर सेहत के तौर पर कभी कोई धमाका किया या हमें आवाज़ नहीं पहुंची? आपको आवाज़ नहीं पहुंची, रोज़ाना धमाके हो रहे हैं। आप ज़रा से थोड़ी सी जो है वो अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी लगाएंगे उधर, तो आपको रोज़ाना धमाकों की आवाज़ आएगी। क्या कर रहे हैं आप? एक मिसाल दूँ आपको, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो भी मेडिकल डिवाइस है, फ़र्ज़ करें व्हील चेयर से लेकर MRI मशीन तक, वो अगर पाकिस्तान में बननी है या आनी है, वो उसको ड्रैप से रेगुलेट होना है। पहले एक मिसाल दे रहा हूँ, पहले मेडिकल डिवाइसेस जो है वो कोई 2.5 से 3 साल में एक डिवाइस रजिस्टर होती थी, रजिस्टर होती थी। तो मालिक को पहले जो है वो खाते तैयार करके इस्लामाबाद आना पड़ता था, उसको जो है वो लाइन में लगना पड़ता था, फिर जो है उसको फाइलें चेक करके 2 महीने 2.5 महीने का टाइम दे देते थे। 2 महीने 2.5 महीने के बाद आता था बंदा, तो कहते भाई ये 4 कागज़ और पूरे करो, ये रह गए। फिर 4-6 महीने जब गुजर जाते थे तो बोलते थे उसकी फ़ाइल खो गई अचानक। फिर वो नए सिरे से फाइल बनती थी, फिर वो सारे प्रोसेस होते थे, करते कराते उसको 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 सालों में डिवाइस जो है रजिस्टर होती थी। नाउ अब क्या? नाउ जब मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, अब से 4 महीने पहले से, हमें 6 महीने लगे इसको करने में, 4 महीने पहले से आज अगर आपको किसी को मेडिकल डिवाइस रजिस्टर करानी है, उसको ड्रैप के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी किसी अफसर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। वो पोर्टल, वो लैपटॉप खोले, वो अपना पोर्टल खोले और सारी 3 फॉर्म दिए हुए हैं उसके अंदर, वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फिल करे, अपना पे ऑर्डर लगाए और सबमिट कर दे। 20 दिन के अंदर उसकी ईमेल पर उसका सर्टिफिकेट आता है। 20 दिन के अंदर। कितनी अब तक रजिस्टर कर चुके हैं? 3,500 इक्विपमेंट रजिस्टर कर चुके हैं और एवरेज आज मेरा है 21.8 डेज। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको एक फ्यूचर लीडर के तौर पे भी देखा जाता है, यंगस्टर के में से। आप क्या समझते हैं कि क्या नए सूबे बनने चाहिए? क्या बल्दियाती इख्तियारात लोगों तक मुंतकिल होने चाहिए या कोई और सलूशन है आपके ज़हन? आज का जो गवर्नेंस का निज़ाम है सोहेल भाई, और मैं बिल्कुल लगी लिपटी किए बगैर और सोचे, अब मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग को जोर, आज का मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, आप मेरी बात ना माने, टाइम विल प्रूव। आज का जो हमारे पास गवर्नेंस का निज़ाम है पाकिस्तान का, इस निज़ाम में आप आसमान से फरिश्ते ला कर बिठा दें, आप लोगों को डिलीवर नहीं कर सकते। क्यों कह रहा हूँ मैं? एक वफाक है,
4 वुज़रा आला हैं, 5 लोगों के हाथों में पूरे पाकिस्तान की वेल्थ है और पावर है। वो 18वीं तरमीम के बाद जो वफाक से सूबों को आई वो चीज़ नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हुई। हाउ कुड सूबाई वज़ीर आला अपने सूबाई दारुल हुकूमत में बैठकर एक एक गली कूचे के फैसले करे? पानी का जिम्मेदार वो है, सीवरेज का जिम्मेदार वो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जिम्मेदार वो है। हाउ कुड दिस बी पॉसिबल? क्या हाल है? हल प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट, और ये अब सूबाई सब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए। आइन में आर्टिकल 140A में तरमीम है, आइन के आर्टिकल 140A की तरमीम में पूरी किताब, पूरे एक चैप्टर को आप इंसर्ट कर दें और उसमें पहले से लिख दें कि एनएफसी अवार्ड जो मिल रहा है वहीं से पीएफसी अवार्ड ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन दें कि आप मेरे फर्ज करें मैं तो आप इसका समझते हैं नए सूबे बनाने की जरूरत? अगर ये कर दिया तो नए सूबे की गुंजाइश, फिर उसमें आपको, फिर आप देखें कि कल को और एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर आपको जरूरत रखती है आप फिर वो काम करें अफवाम और तफहीम से। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो फिर देखें सूबे क्या पता नहीं फिर कैसी कैसी आवाजें उठेंगी। आज के इस पाकिस्तान में हमारे पास लोगों की सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उनको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं दी। जो एक गली के फैसले करने की जो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है वो आपने दी नहीं, तो नोबडी ओन्स पाकिस्तान। आप जाके बाहर रोड खोदना शुरू कर दें, ऐसे गाड़ियां गुजरेंगी हजारों, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं बोलेगा यार ये तुम क्या कर रहे हो, ये मेरे आप एक गली एक घर के अंदर माँ बच्चे, एक बच्चा जो है जरा सी पेंसिल लेकर दीवार पे लाइन मारे, माँ उसको थप्पड़ मारती है, वो माँ उस गली उस दीवार को कहती है मेरा घर है, खराब बच्चे को नहीं स्पेयर कर रहे हैं। ये इस गेट के बाहर हम समझते हैं ये सरकार की जगह है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि क्योंकि अच्छा उसका लोगों का कसूर नहीं है, क्योंकि लोगों को आपने चूंकि सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आपके निज़ाम ने नहीं दी। आपके गली के फैसले कहीं बाहर से हो रहे हैं, आपके मोहल्ले के फैसले कहीं बहुत दूर से हो रहे हैं, तो आप सोने की भी ईंटें लगाएंगे ना, तो ये जो है वो आपका मसला हल नहीं होगा। और आप देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपी में, ये सब जो है वो आपके डिसएनफ्रेंचाइजमेंट जो है वो आपकी ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। और ये मैं बोल चुका हूँ, मैं कैबिनेट में मीटिंग्स में वज़ीर आज़म साहब को, और एमक्यूएम का तो एक आइनी तरमीमी बिल है पूरा, इस आइनी तरमीमी बिल ये पैनेसिया है, ये आब हयात है पाकिस्तान को बचाने और चलाने के लिए। नाश्ते की टेबल पर आए, हलवा, कीमा और सैंडविचेस से तवाज़ो की गई। घर से रवाना हुए। आप सिंध के बाइख्तियार आईटी मिनिस्टर रहे, फिर सिंध के ताकतवर और बाइख्तियार कराची के मेयर रहे, अब आप वफाकी वज़ीर सेहत हैं। कब अपने इख्तियारात को ज़्यादा एंजॉय किया और कहा कि यहाँ मैं ज़्यादा डिलीवर कर सकता हूँ बतौर सूबाई वज़ीर, मेयर या वफाकी वज़ीर? आई थिंक मेयर वाला जो टेन्योर था ना सोहेल भाई, उसमें जो है वो एग्जीक्यूशन की ख़ुद पावर थी अपने हाथ में कि जो आप प्लान करें उसको एग्जीक्यूट भी कर लें। और यहाँ पे सूबाई वजारत में या वफाकी वजारत में आपको हर चीज़ जो आप सोचें उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको जो है एक हर चीज़ कैबिनेट में भेजनी है, हर चीज़ वज़ीर आज़म से उसकी अप्रूवल लेनी है। तो वो जो अप्रूवल्स का जो टाइम है ना वो दैट किल्स एक्चुअली, वो बिल्कुल मेरे जैसे आदमी के लिए तो बड़ी जगह सब्र आजमा बात है। तो आप वहाँ ऐसा था निज़ामत में कि जो आप सोचते थे वो आप कर लेते थे, यहाँ जो है जब आप जो सोचते हैं वो आप कर नहीं सकते सब कुछ। जब हमने आपका कई साल पहले इंटरव्यू किया, 20 साल पहले 20 साल पहले, तो उस वक्त आप अल्ताफ़ भाई के खासुल खास थे जी ऐसे ही। फिर आप बागी हो गए, और अब कराची की सियासत को आप क्या अल्ताफ़ भाई का अब भी वोट बैंक है या बिल्कुल वो फारग हो गए? सुहेल भाई मैं तो बिल्कुल रियलिस्टिक अगर आपसे बात करूं तो मुझे लगता है कि हमेशा के लिए फारग हो गए, इसलिए कि वोट बैंक अगर होता ना तो वो अभी 2024 के इलेक्शन में उनके सारे लोग खड़े हुए थे, वो आ जाते। फिर उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, अब आज तो लोग कहते हैं ना उनकी हेलो खोलें, हेलो तो पहले से ज़्यादा है। आज के दौर में टेलीफोन लगा के हेलो करने की ज़रूरत नहीं है ना, आज के दौर में सबके पास ये फ़ोन है, सोशल मीडिया
पे वो खिताब करते हैं। तो सोशल मीडिया पे खिताब करने पे तो ना कोई पकड़ रहा, कोई आईएसआई आ रही है, ना कोई एस्टेब्लिशमेंट आ रही है, ना कोई एजेंसी आ रही है। तो आप अपने घर में बैठकर अगर उनका खिताब सुन रहे हैं तो आपको कौन मना कर रहा है? कितने लोग? तो जो है वो 84 लोग, 200 लोग, 250 लोग, और मैक्सिमम जो है वो 2500 3000 पे जाती है दुनिया भर से। तो उनको दैट शोज, क्योंकि देखें पहले कितने तक जाते? पहले तो आप देखें कि जो है वो पहले तो सोशल मीडिया, जिस ज़माने में वो पॉपुलर थे तो सोशल मीडिया तो लाखों लोग, 5 लाख लोगों से खिताब करना तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए कोई मसला ही नहीं था। और वो सड़कें कम छोटी पड़ जाती थी, मैदान छोटे पड़ जाते थे, तो लाखों में खिताब करते थे। सोहेल भाई, आज 10 साल हो गए हमें बगावत किए हुए। इस बगावत की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि आज भी शहर में क्राइम होता है, लेकिन उस क्राइम का इल्ज़ाम एमक्यूएम और मौजूद नौजवानों पे नहीं आता। 15,000 लड़का अपने घरों पे नहीं सो सकता था, आज वो लड़का अपने घरों पे सोता है जो कि एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखता है। मेरे आने के बाद 8,836 लोग जो कि लापता थे वो बाजियाब हुए हैं। अब कोई लापता नहीं हो रहा, कोई मिसिंग नहीं हो रहा, कोई जेल नहीं जा रहा। क्राइम शहर में वारदातें आज भी होती होंगी, लेकिन उन वारदातों का इल्ज़ाम जो है वो कोई आज एमक्यूएम के ऊपर नहीं डाल सकता, क्योंकि पहले भी शायद इतने सारे बुरे काम नहीं करते हों, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब का परसेप्शन इतना बुरा हो गया था कि हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो टीवी पर डालकर, टीवी पर 2 टॉक शो कराकर पूरे पाकिस्तान यकीन करता था कि हाँ ये गलत काम एमक्यूएम ने किया होगा। अल्ताफ़ भाई के बारे में तकरीबन ये कहा जाता रहा कि वो सिटी स्टेट बनाना चाहते हैं, एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। कभी जनापुर की बात आई, कभी इसको झूठ कहा गया, कभी सच कहा गया। आप समझते हैं कि वो सेंटिमेंट अब भी कहीं दबा हुआ है या लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया? देखिए, कराची के लोग पाकिस्तान से जुड़े रहना चाहते हैं, कराची के लोग पाकिस्तान से अलहदा नहीं चाहते, ठीक है। इंडिया का रॉ का डेफिनेटली जो है वो ये एक लॉलीपॉप था, कर वो भी नहीं सकते थे, लेकिन चूंकि उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी थी, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब जैसी शख्सियत को, जिसकी पावर थी यहाँ पर, स्ट्रीट पावर थी, उनको इस्तेमाल किया उन्होंने। बेसिकली होना उस वक्त भी कुछ नहीं था। अल्ताफ़ हुसैन, अब तो वाज़ेह हो गई ना बात, मेरी कहने इल्ज़ाम वाली बात नहीं, अब तो इस सबूत के साथ आ गया ना कि वो रॉ से पैसे, हमें ऐसे बैठ कर उन्होंने बताया अब मैं रॉ से पैसे ले रहा हूँ, 23 सालों से पकड़ा जाने वाला हूँ स्कॉटलैंड यार्ड, और आप लोगों को अपना अपना रोल प्ले करना है। ये तो इसमें कोई रोज़े रोशन की तरह ये बात जो है वो बिल्कुल सच है और आया है तो नहीं, ना पहले थी ये फीलिंग आवाम में और ना आज है, और आज तो वो जो ग्रुप था वो ग्रुप में नहीं है। आप लोगों ने जब बगावत की और जाहिर है फिर वो बगावत बहुत फैल भी गई, कहा जाता है कि उससे पहले अल्ताफ़ भाई ने आपसे कोई बदतमीज़ी भी की थी, जिसके रद्द अमल में आके आपने ये किया। क्या ये सच है? आप जिसका शायद जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं, कोई वो है 2013 के इलेक्शन के बाद 9-0 पे कुछ लड़कों ने बदतमीज़ी की वहाँ पर, वहाँ के मौजूद ज़िम्मेदारों के साथ। अच्छा, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के कहने पे की, क्योंकि आगे मैं उसमें नहीं था, मैं तो उस वक्त मौजूद भी नहीं था, लेकिन डेफिनेटली आई ओन दैट कि भाई एक इमेजिन करें कि वो जो जिसमें उन्होंने मशहूर तकरीर की, तलवारों को पीटीआई वाले उस वक्त मुजाहरा कर रहे थे, ख़वातीन 2 तलवार पे बैठकर, तो उनको वो जो दो तलवारों को मिला देने वाली जो तकरीर का तलवार चला दो, और ये वो उनको बेसिकली मारना चाहते थे, उनके ऊपर वायलेंस करना चाहते थे। यहाँ की राब्ता कमेटी वो करना नहीं चाहती थी। हम कहते थे भाई आपने इलेक्शन जीत लिया, इंजॉय करें, लेकिन उनका हैंगओवर ही नहीं ख़त्म हो रहा था। पूरे कराची से लड़कों को जमा करवा के कि भाई ये मेरी बात नहीं मान रहे चीज़ें, वो उन्होंने फिर जो है वो अपनी तसल्ली की, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको ज़दोकोफ किया वहाँ पर। ये एक वाक़या, ये कोई 2013 का वाक़या, इलेक्शन के फ़ौरन बाद का वाक़या, लेकिन मैं नहीं था वहाँ पे मौजूद, लेकिन मुझे इसका बड़ा अफसोस है इस वाली बात का कि वहाँ पे ये वाक़या हुआ और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने करवाया वाक़या। अब आगे एमक्यूएम की जो नई शक्ल है, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, आप बहुत बड़ा कोई जलसा नहीं कर सके, आप बहुत बड़ा कोई अपनी तंजीम की, जिस तरह से उस वक्त का तंजीम की सूरत हाल थी, वो नहीं पैदा कर सके। हकीकत क्या है? हकीकत जो है वो जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, सिम्टम्स तो ये है, लेकिन इस शहर में हमें हमारी जगह कोई और ले नहीं सका है, काम करके हमें को रिप्लेस कर नहीं सका है। पीटीआई काम करके नहीं रिप्लेस कर सकी, पीपल्स पार्टी रिप्लेस नहीं कर सकी, जमात इस्लामी नहीं। तो सोहेल भाई, इस शहर को आखिरी दफ़ा तो एमक्यूएम ने बनाया था, और इंशाअल्लाह ताला लोगों को ये होप है
वो हम ही बनाएंगे। लेकिन आपने जो तंजीमी एक्टिविटीज़ की बात की, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात की, उसमें हम बिल्कुल लैग करते हैं और हमें और ज़्यादा काम करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे। इस चीज़ को हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है वो यही सिम्टम्स रहेंगे। जिस दिन हमने अपने हाउस को इन ऑर्डर कर लिया तो इस शहर का वाहिद ऑप्शन तो MQM ही है। जब आपने MQM से बगावत की उस वक्त तो बड़ी बहादुरी और जुर्रतमंदी थी। कितने लाइफ थ्रेट्स आए और क्या वाकई कोई कातलाना हमला भी हुआ? सुहेल भाई, अनगिनत और बेतहाशा, और मैंने आज तक कभी इसका बहुत ज़्यादा इजहार किया नहीं, लेकिन मैं आपको एक सिर्फ वो बताऊं क्या कि मेरे घर के बाहर, मेरे घर के पीछे जो है वो एक ख़ाली जगह है। तो वहाँ पे मुझे उस जगह पे मुझे फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वालों ने जो है वो मुझे कांटेक्ट किया, बताया कि उन्होंने जो है फिर वहाँ से एक जो है वो एक्सप्लोजिव के साथ एक गाड़ी पूरी जो है वो मेरे घर के साथ उन्होंने जो है वो पकड़ी। और ये मैं एक वाक़या बता रहा हूँ। तो वो पूरा गैंग पकड़ा गया, ग्रुप पकड़ा गया और चीज़ें। तो डेफिनेटली हमने रॉ की यहाँ पे सेटलमेंट को और उसकी इन्वेस्टमेंट को जो है वो यहाँ पे डेंट मारा था। तो वो तो बेतहाशा, लेकिन मैंने कभी भी अपने दिमाग पर इसको सवार नहीं किया, हावी नहीं किया और कभी इसकी परवाह की नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने इसलिए कि जब हम आए थे तो हम तो अपनी तरफ से मरने के लिए आए थे। जितनी ज़िंदगी हमें मिल गई है सब बोनस है सारा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के दफ्तर आए। अपने दफ्तर आए। स्टाफ के साथ मीटिंग की। दफ्तर ही में जोहर की नमाज अदा की। आम तौर पर दवासाज कंपनियां ड्रैप से नाराज़ रहती हैं कि इसका जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। दवाइयों की मंजूरी और आलात की मंजूरी बड़ी देर बाद मिलती है और बहुत सारी जदीद अद्वियात इंतज़ार में हैं कि उनकी आप पाकिस्तान मंजूरी दे तो फिर वो मरीज़ जो है उनको इस्तेमाल कर सकें। उस प्रोसेस को कितना तेज़ कर दिया? दो बातें, एक तो दवासाज कंपनीज़ की जो रजिस्ट्रेशन है और उसकी जो है वो एक्सपोर्ट अगर होती है या पोर्ट पर उनकी इंपोर्ट हो रही है रॉ मटेरियल, उसको तो हमने जो है वो डेज़ में ले आए। अगर वो 60 दिनों में होती थी अब 2 दिनों में होती है। जो दूसरा पार्ट है जो आपने कहा कि दवाएं आकर रजिस्टर होने की कीमतें सेट होना और उसको रजिस्टर होना, वो ड्रैप उसमें अपनी मामूल का टाइम लेकर हफ्तों में वो चीज़ें फॉरवर्ड करके फेडरल कैबिनेट को प्रपोज हो जाती हैं। वहाँ पर हमें 3-3 सालों का डिले है, 3-3 सालों का, 2.5 साल, 3 सालों का डिले है, क्योंकि इसकी फाइनल अप्रूवल की अथॉरिटी जो है वो फेडरल कैबिनेट के पास है। और फेडरल कैबिनेट में अभी जैसे हमारे पास जो है वो फिक्सेशन के केसेस हैं, कुछ 37 नई दवाएं हैं जिनको फिक्स होना है। तो मेरे आने से पहले से ये केस चल रहा है। मैं इसमें कोई इधर उधर की लफाजी नहीं करूंगा। मेरे आने से पहले से केस चल रहा है। उस पर एक फेडरल कैबिनेट की एक कमेटी बनी हुई थी, उसको फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, और मैं भी जाके फिर उसमें शामिल हो गया। फिर एक दफ़ा और कैबिनेट में कुछ और वज़ीर शामिल हो गए। अब जाकर हमने लास्ट कुछ 10 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब को मैंने और फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने ब्रीफिंग दी है। अब जाकर वो जो है वो अप्रूव हो गई है वज़ीर आज़म साहब के पास से, और अब क्या अगली कैबिनेट की मीटिंग में हम जो करेंगे। लेकिन हमें 3 साल लग गए इस वाली बात में। और जो दवाओं की कीमतें बढ़ाने का, उसको हार्डशिप केसेस कहते हैं, कि जो दवाएँ मौजूद हैं ये वो हैं जो नई दवाएँ हैं, और जो दवाएँ मौजूद हैं और जिसकी कीमतें बढ़नी हैं और उन्होंने अप्लाई कर रखी हैं, वो कोई 55 के करीब केसेस हैं। उसमें अभी तक हमने जो है उसको उस प्रोसेस में, कैबिनेट की प्रोसेस में जो है वो अब तक वो पहुंची नहीं है। हमारे पास से चली गई, कैबिनेट के प्रोसेस में नहीं आई है। असल में सुहेल भाई, मैं अब इसकी तो है जो बयानिया सामने है, अब इसके एक छुपा हुआ भी बयानिया है।
जो मैं आपसे बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं, देखें पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो दवाओं का के हवाले से इतनी सेंसिटिव चीज़ें नहीं हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो डरती हैं दवाओं की कीमतों को देने से या करने से। अब मैं उस थॉट का आदमी नहीं हूँ, जबकि मैं तो कहता हूँ कि भाई जो सही बात काम है हमें उसके करने में नहीं डरना चाहिए। भले आप मेरी खिलाफ आर्टिकल लिखें, मैं आपको जाके जस्टिफाई करूँगा ना। अगर मैं इसलिए कि जो दवाओं की कंपनीज़ हैं वो भी अपने घर से तो पैसे लगाकर नुकसान करके नहीं चलेंगे। उनको आपको जायज़ तो उनकी जो बात है वो माननी पड़ेगी। हम जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम इस सारी चीज़ों में शाय अवे करते हैं कि अगले दिन अखबारों में हेडिंग लगेगी कि दवाओं की कीमत बढ़ गई, दवाएं सेंसिटिव हैं, ये सारी चीज़ें। उसका नतीजा ये हो रहा है कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो अपनी उन दवाओं को शेल्फ पे से हटा दे रही हैं, नहीं बना रही, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि फिर वो दवाएं स्मगल होकर आ रही हैं। अब किसी को कैंसर की दवा मंगानी है, डॉक्टर लिख कर दे रहा है, बंदे के उसके पेशेंट के पास पैसे हैं तो वो तो अपने बंदे को कैंसर की दवा लाकर लगाएगा। और वो लेकिन क्या हो रहा है कि जो दवा 1.5 लाख रुपए की मिलनी थी अब वो 4.5 लाख रुपए की मिल रही है। 1.5 लाख को हम रेगुलेट करे थे, हमें पता था ये दवा ही आ रही है। अभी 4.5 लाख का हमें नहीं पता कि इसमें पानी आ रहा है, जाली दवा आ रही है, क्या आ रही है। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो मैं मेरी आर्गूमेंट यही है एज अ हेल्थ मिनिस्टर, तमाम, चूँकि मेरे हाथ में ही नहीं है सारा कुछ, तमाम अपने जो अथॉरिटीज़ हैं, मेरे ऊपर जितनी अथॉरिटीज़ हैं, कि हमें जो है वो बैठकर इसको जो है वो सिर्फ नज़र करके अंडर द कारपेट नहीं डालना चाहिए, इसको कन्फ्रंट करना चाहिए। देखिए दुनिया में जदीद तरीका इलाज आजकल स्टेम सेल से ट्रीटमेंट जो है हो रहा है, क्या पाकिस्तान भी इस तरीका इलाज को की इजाज़त देने पर सोच रहा है? जी, जीनोम प्रोफाइलिंग जो है वो इट्स अ न्यू फिनोमेना फॉर इन दिस एंटायर वर्ल्ड, जिसमें आप जो है वो जेनेटिक प्रोफाइलिंग करते हैं अपनी नस्ल की, अपनी कौमों की, और आप स्पेसिफिक दवाएं बनाते हैं उसके लिए। अभी तो रैंडम जो है ना वेग दवाएं ना, कि आपको ये एक खुदा ना खासा बीमारी हो गई, आपको जो दुनिया में दवा चल रही वो अब पता नहीं आपके उस जेनेटिक से वो मैच करती है नहीं करती, तो पर्सन स्पेसिफिक दवाएँ बनना शुरू हो जाएंगे। अभी इस साल हमने आइंदे जो अभी साल आएगा, मैंने 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जीनोम लैब के अगले साल इंशाल्लाह ताला हमारे पास जो है वो आने जा रहे हैं। फिर हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं थी, तो सोहेल भाई हमने अपनी जीनोम पॉलिसी बनाना शुरू कर दी है अपनी, और पाकिस्तान अमंग फ्यू कंट्रीज़ में होगा जिसके पास ये जीनोम पॉलिसी होगी। अभी तक सिर्फ अमेरिका के अंदर सिर्फ 10 लाख लोगों की जीनोम प्रोफाइलिंग हो सकी है। यूएई इसके अंदर बहुत आगे, उन्होंने तकरीबन अपनी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को उन्होंने जो है वो ये कर लिया है, इसको जीनोम प्रोफाइलिंग कर लिया। तो ये नया फिनोमेना है, हम इस जहाज़ में अभी चढ़ना चाहते हैं, हम इस बोट में अभी चढ़ना चाहते हैं। तो ये इट्स वेरी, हमारे पास एक इदारा है NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वहाँ पर ये पूरी रिसर्च का काम होता है सारा। तो हम वहाँ पर इन लेबॉर्ट्रीज़ को, इन लैब्स को जो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जो कि दुनिया की जदीद लेबॉर्ट्रीज़ होंगी जीनोम टेक्नोलॉजी, जीनोम प्रोफाइलिंग। उससे उम्र भी बढ़ सकेगी इंसान की, उससे उम्र इस तरह से बढ़ सकेगी कि आप अपनी जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ा देंगे। क्योंकि जो लोग जल्दी मर जाते हैं, जब आप उनको देखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आज आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो डिजीज़ जो डायग्नोज होती है वो अपनी एक स्टेज क्रॉस कर जाती है जब उसको पता चलता है। जब आपकी जीनोम प्रोफाइलिंग हो जाएगी तो आपको वक्त से पहले पता चल जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। आपका जेनेटिक वो बता देगा कि आपको ये बीमारी होने, आप उसकी पहले से क्योर करेंगे। तो जब आप ये पहले से क्योर करेंगे तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई ना। दफ्तर से रवाना हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पेंसरी जैकब लाइन कराची पहुंचे। हेड डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा ने इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। यहाँ मरीजों को ऑनलाइन चेकअप की जदीद सहूलियात मौजूद है। ये डॉक्टर साहिबा हैं। हाँ। और वो यहाँ पर अब सारे गैजेट्स ये लगे हुए हैं। हाँ।
ये जो ट्रेंड हैं यहाँ पर वो बताती जाएंगी, ये इनके सारे वो जो है वो वाइटल्स लेते जाएंगे और उनको वहाँ नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, वो वहाँ से जो दवा प्रिस्क्रिप्शन देंगे वो यहाँ पर हमारी मेडिसिन फार्मेसी में वो निकलेगी वो चीज़, और वो पर्ची लेकर जो है वो, और ये हमारा डैशबोर्ड है सारा। इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे 10 सेंटर्स हैं अब तक, क्या ये रियल टाइम ये सारा डैशबोर्ड है ये सारा, और हम ये वो जो और ये नई इंडक्शन हुई है डॉक्टर फीमेल डॉक्टर्स की, जो हमारे यहाँ बच्चियाँ और जो ख़वातीन जो MBBS करके बैठ जाती हैं, और वो नहीं, वो हमने एक नई इस ज़रिए से इन डॉक्टर्स को एक इंक्लूजन हुआ। अपने इंतखाबी हल्का बल्दिया टाउन पहुंचे। हल्का के लोगों की तरफ से पुरजोश इस्तकबाल किया गया। दफ्तर में आए, लोगों के मसाइल सुने और हल तजवीज़ किए। रवायती अजरक और टोपी पहनाई गई। इलाके को साफ पानी मुहैया करने के लिए जदीद मोटर्स नस्ब की जा रही हैं। इस इलाके का दौरा करने पहुंचे। बल्दिया टाउन की 60% इंशाल्लाह ताला पानी का मसला जो है वो इससे हल होगा जो हम ये काम कर। अब ये इसके प्रोजेक्ट इंजीनियर्स वगैरह हैं, ये इसका पूरा प्रोजेक्ट क्या है ज़रा बता दो। इसमें 2 वाटर टैंक हैं सर, 36 बाय 72 की डायमेंशन से, 16 फीट हाइट की। एक टैंक 2.5 लाख गैलन का है सर, तो 2 टैंक 5 लाख गैलन पानी बनाएंगे। और यहाँ पर कब तक हो जाएगा सर? इसमें तकरीबन 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जून से पहले हो जाएगा। और शुरू पानी कब मिलेगा? वो फौरन बात सर, एक टैंक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, छत की भराई है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। 16 फुट के अंदर को गिर गया फिर? नहीं सर, उसको पूरा बंद किया हुआ है पूरा। अच्छा, 2 हैं इस तरह के, और उसमें मोटरें लगाकर। अच्छा, कितने लोग पानी पी सकेंगे? ये तकरीबन जो है वो अराउंड ये कुछ 4.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन इससे सैराब होगी। अच्छा, 4.5 से 4.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन। अच्छा, पानी कहाँ से ला रहे हैं? ये हम किंजर लेक, ये जो एक है, इसको ये कॉल हब रिजर्वायर। हाँ, हब रिजर्वायर में आता है पानी किंजर लेक से। 130 किलोमीटर किंजर लेक से हब रिजर्वायर पे। अब हर रिजर्वायर से जो पंप होता है तो उसमें मुख्तलिफ और इलाके हैं जहाँ से बल्दिया को भी एक 60 लाख गैलन पानी की लाइन आई हुई बल्दिया को। अच्छा अच्छा। तो हब रिजर्वायर से पंप करके यहाँ लाएंगे। अच्छा, यहाँ पर चूँकि ग्रेविटी पे जाती थी, लोग जिसने मोटर चला ली, जिसने पहले कनेक्शन मार लिया, अब हम यहाँ पर इसको पानी को क्या करेंगे, यहाँ लाकर उसको रेस्टोर करेंगे। फिर हमने मोटरें इस पर लगा रहे हैं। फिर हम यहाँ पर सुहेल भाई जो पानी ग्रेविटी पे नहीं जाता ना, हम फिर मोटर लगा के उसको पंप करेंगे तो आखिरी सिरे तक वो पानी जाएगा। तो ये उसकी पूरी मैकेनिज़्म है सारी। तो ये कई महीनों की मेहनत के बाद, कंसल्टेशन के बाद
कि भाई पानी का मसला कैसे हल हो, तो वाटर बोर्ड और इंजीनियर्स की सारी मिलकर फिर ये सारा सोल्यूशन निकला है। अल्लाह ने चाहा तो इसको बहुत जल्दी इसको ये काम ये होगा। और ये सारा ज़मीन के नीचे है, इसकी कोई पॉपुलैरिटी, कोई पब्लिकेशन कुछ नहीं हो सकती लेकिन लोग पियेंगे तो जो है वो हमें पता है कि अल्लाह जो अपने दोस्त और एमक्यूएम के रहनुमा शमशाद सिद्दीकी के घर पहुंचे। शमशाद सिद्दीकी ने एमक्यूएम रहनुमा अनीस कायम खानी के हमरा इस्तकबाल किया। मेरा इनका साथ तकरीबन जो है लगभग जो है वो 18 साल का हो गया है और 2008 से हम लोग साथ हैं। वो जो इनका एज ए इंसान वाला है ना, वो लोग नहीं जानते, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि इत्तेफाक से मेरा और इनका दुबई में साथ रहना, फिर हमारा ये 10 साल ये साथ रहना, मुझे पता है ये ज़बरदस्त इंसान है। और ये मैंने इनको नाजिम के ज़माने में देखा, ये तो इनका हो गया फैमिली का और दोस्तों। मैंने इनको निज़ामत के ज़माने से देखा, इनका जो टेलीफोन नंबर है वो इन्होंने चेंज नहीं किया आज तक। और मैं हैरान हो जाता हूँ जब मैं इनके साथ सफ़र कर रहा होता हूँ, ये हर कॉल उठाते हैं, इसको प्रॉपर जवाब देते हैं। और फिर इसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल आ जाते हैं जो इनके दायरे से बाहर हैं, लेकिन फिर ये कोशिश करते हैं। तो ये जो इनका ये वाला वो है, तो ये तो दुनिया के बेस्ट मेयर रहे हैं, दुनिया जानती है, अभी बेहतरीन हेल्थ मिनिस्टर हैं, दुनिया जानती है। लेकिन ये ज़बरदस्त इंसान है, ज़बरदस्त इंसान है। और मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग, ये नहीं मैं इनके साथ हूँ, मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग जो है ना, अगर करोड़ों में नहीं तो लाखों में कभी कभार पैदा होते हैं, और इनको समझना चाहिए और इनको हमारे अपने मुल्क के लिए अपने इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे लोग आएंगे तो मुल्क बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ, अगर मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ 1 रुपये की कोई करप्शन साबित कर दे तो मैं इनका साथ छोड़ दूँगा। मुझे ऐसा इनके साथ मेरा सुबह शाम का वास्ता है। ऐसा इस दौर में सुहेल भाई, मैं ईमानदारी, मुझे भी 40 साल हो गए सियासत करते हुए, मैंने ऐसा ईमानदार आदमी, ऐसा अच्छा इंसान नहीं देखा। पुरतकल्लुफ़ इशाइया का एहतमाम किया गया था।